हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, हमारी लगातार सीरीज चल रही है स्पर्श की। जी हाँ, क्लास 9th का। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। आपको लग रहा होगा वैज्ञानिक चेतना, यहाँ साइंस पढ़ाई जा रही है। किसने बताया था कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है? समझ गए होंगे अब आप। तो बिल्कुल केवल हिंदी, केवल साइंस में ही नहीं पढ़ने वाले, हिंदी हर कहीं अपनी जगह बनाए हुए है। आपको हिंदी भाषा में भी ये साइंस देखने मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या बताया गया है, किन किन उदाहरणों के माध्यम से, और आज उसका क्या प्रयोग हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे पाठ में। तो आगे की ये स्लाइड आपके लिए ही होती है, आपको ही देखना है, सब कुछ आपके लिए समर्पित है स्टेप अप में। तो ये देखिए, सब आपके ही तैयारी पर है। तो यहाँ चलते हैं हम पाठ की तरफ। पेड़ से गिरते हुए तो लोग सदियों से, मतलब पेड़ से सेब को गिरते हुए लोग सदियों से देखते चले आ रहे हैं कि भाई पेड़ है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। ये बिल्कुल सही बात है। पेड़ हर एक वस्तु प्रारंभ से ही ऊपर से नीचे की तरफ गिरती थी, सबने देखा, लेकिन न्यूटन की जैसा दिमाग कोई नहीं लगा पाया ये जानने के लिए कि आखिर ये वस्तु ऊपर के ऊपर क्यों नहीं चली जाती, नीचे क्यों गिरती है। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय, विराट मतलब विशाल, विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा मतलब चमक को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते चले आ रहे कि समुद्र बहुत लंबे समय से ही, जब से देख रहा तब से उसका पानी नीला दिखता है। मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। बात 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे और जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहार रहे थे। प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था जब वो डेक पर खड़े होकर समुद्र की तरफ देखते, वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का पानी नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्व विख्यात हो गए। जब उन्होंने पता लगा लिया कि आखिर पानी नीला क्यों होता है, वह प्रसिद्ध हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे, मतलब मैथ्स और फिजिक्स के। पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब कोई बड़ी चढ़ी बात नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही रखी थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन था। अपने कॉलेज के सामने से ही जमाने से उन्होंने शोध करता, मतलब रिसर्च करने में दिलचस्पी वो लेने लगे। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। उनकी दिली इच्छा तो यह थी कि अपना सारा जीवन शोध कार्यों में समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य करने के लिए सामग्री उतनी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी और अपने पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने में कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर ज्यादा आकर्षित होते थे। रामन ने अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए और उनकी तैनाती कलकत्ता में हो गई। मतलब वो चाहते थे, उन्हें रिसर्च करना अच्छा लगता था, उन्हें लगता था मैं जीवन भर रिसर्च करूं, लेकिन उस समय रिसर्च के लिए इतने आयाम नहीं थे, इतने कहना चाहिए कि फील्ड नहीं थी इतनी ज्यादा। पहले के लोग क्या करते, ज्यादातर नौकरी, सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते थे। तो रामन भी पहले के विद्यार्थियों की तरह होशियार तो थे ही, और साथ ही वो वित्त विभाग में क्या हो गए, उनको नौकरी प्राप्त हो गई। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा, मतलब रिसर्च करना उन्होंने छोड़ा नहीं। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी। कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने बरसों की कठिन मेहनत और लगन के बाद इस संस्था को खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। उद्देश्य तो इस संस्था का बहुत बड़ा था, लेकिन उतनी सामग्री और उतने साधन वहां पर नहीं थे।
लेकिन फिर भी रमन अपनी इच्छाओं को एक हद तक पूरा करने के लिए उसमें जाया करते थे। रमन की इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। हठयोग मतलब जिद्दी थे। जिद्दी मतलब हमारी, देखिए नौकरी एक तरफ थी, लेकिन मन की जो जिज्ञासा थी, मन का जो शौक था, हर व्यक्ति का अपना एक शौक होता है और उसके लिए वो टाइम निकाल ही लेता है। तो इनका रिसर्च करने का जो शौक था, जो वैज्ञानिक चेतना उनके बचपन से उनके अंदर थी, वो उन्होंने छोड़ा नहीं। जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिकी विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की तरफ आकर्षित भी हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनि, वाद्य यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट, के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिनमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो, पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंग पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की भांति इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो भारतीय वाद्य यंत्र है वो विदेशी वाद्यों की तुलना में क्या है, घटिया हैं। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और उनके शोध पत्र भी प्रकाशित किए गए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे। उनको जब बोला गया कि आप आकर ज्वाइन कर लीजिए, नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद पर आ जाइए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जॉब थी इसलिए एक संकोच भी मन में था, जिसके साथ वो मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष भी बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन में कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला बड़े हिम्मत का काम था कि मतलब कोई भी नहीं करेगा ये फैसला। लेकिन रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन और अध्यापन में और शोध में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन ने के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की जो वजह का सवाल उठा तो उन्होंने इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव के खोज के रूप में हुई। इसको जो है समुद्र का नीला रंग ये रामन प्रभाव का कहलाता है। रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणें प्रभाव का अध्ययन किया, मतलब ठोस पदार्थ पर भी प्रकाश की किरणें डाली और लिक्विड पर भी। उन्होंने पाया जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन होता है। वजह यह होती है एक वर्णीय प्रकाश की किरणों के प्रोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो लेते हैं या पा लेते हैं। दोनों स्थितियां प्रकाश के वर्ण या रंग में बदलाव लाती। मतलब जब किसी कठोर वस्तु पर प्रकाश डाला जाए या किसी लिक्विड पर प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश डालने के बाद कुछ अणु ऊर्जा अर्जित करते, कुछ निकाल देते हैं, जिससे रंग उत्सर्जित होता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों से सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। बैगनी के बाद क्रमशः नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता है या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे वो निकलेगा और जिस प्रकार की ऊर्जा उसे प्राप्त होगी उसी प्रकार का रंग भी उत्सर्जित होगा। या तो वो नीला होगा, यदि चूंकि लिक्विड पानी में जा रहा है प्रकाश उतनी तेजी से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो नीला रंग दिखाई देगा।
रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इनका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिला। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। प्रकाश तरंग ने, आपने देखा होगा लाइट यदि पड़ती है तो आपको कुछ 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 उड़ता हुआ भी दिखाई देता है, मतलब कुछ रे, कुछ किरणें, कुछ कण होते हैं। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की है, उन्हें प्रोटॉन नाम दिया। रामन ने के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन या यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट भी होती है। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणु परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरल हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था, जो कि एक मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना अधिक होती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणु परमाणु की संरचना की सटीक जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और उनके उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप में निर्माण संभव हो पाया। तो पहले जो तकनीक थी वो कठिन थी, संभवतः उसके परिणाम अलग आते थे, जबकि रामन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी था उससे हमें अणु परमाणु की जानकारी आसानी से प्राप्त होने लगी। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी लग गई। 1924 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य से सम्मानित किया गया। 1929 में सर की उपाधि दी गई। ठीक अगले साल विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला और कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का यूएस पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक यह नहीं मिला। अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और नया आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को भी प्रकाशित किया, अर्थात जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी, मदिरा से सख्त परहेज करने वाले, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास उपहास करते हुए कहा, मजाक उड़ाते हुए, कि रामन ने अब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? मतलब अल्कोहल पर जब प्रकाश की किरणें डालकर आपने वो उस पर एक प्रभाव दिखाया, तो अब अल्कोहल का रामन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? तो बड़ा मजाक करते हुए कि पीते क्यों नहीं है फिर ये। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी। वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा से ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है प्रयोगशाला। भौतिक शास्त्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध पत्रों का मार्गदर्शन भी किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध पत्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करंट साइंस नामक एक पत्रिका का संपादन भी करते थे वो। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक नहीं सिमटा, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हो गई।
रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया है कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों के अंदर की आभा को एक वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। अपने आसपास ऐसी न जाने कितनी चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेद करने की, रहस्यों को भेदन करने की। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि शोध कार्य किया जाए, कि वो शोध कार्य को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें, उसको वो अपना करियर बना लें। लेकिन उस समय उस पर करियर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? विदेशी वाद्य यंत्र ज्यादा अच्छे होते हैं, ये लोगों का भ्रांति थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीय जो वाद्य यंत्र हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय लेना कठिन था? जब उन्हें कलकत्ता के विश्वविद्यालय में नौकरी का ऑफर आया, नौकरी के लिए बुलावा आया, तो उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो उस समय सरकारी नौकरी में और अधिक वेतन और अधिक सुख सुविधाओं में थे। उस समय उन्हें वो नौकरी छोड़ने के लिए एक कठिन फैसला था। अगला है, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन को समय समय पर किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? उन्हें बहुत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्य सम्मानित, 1929 में सर की उपाधि, 1930 में नोबेल पुरस्कार, अन्य पुरस्कार जैसे रोम का मैथ्यूस पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार और 1954 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने देश को एक आत्म निर्भरता भी दी, आत्मविश्वास भी दिया। और उस समय जिस समय अंग्रेजों का वो दौर था, तो रामन जी को मिलने वाले पुरस्कार ने लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना को जागृत किया। रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि रामन को बचपन से ही शोध कार्य करने की बड़ी ही ललक और जिज्ञासा बनी रहती थी। जब उन्होंने कलकत्ता में नौकरी करते हुए उन्होंने जब वित्त आयोग में वो रहे, उस समय भी वो ऐसे संस्था में जाके शोध कार्य किया जहाँ पर सामग्री उतनी उपलब्ध नहीं थी, काम चलाऊ उपकरण थे। लेकिन चूंकि उनका शौक था, तो इसी शौक के चलते वो हठ योग कहा गया कि उन्होंने अपनी शौक को नहीं मारा, कैसे भी काम चला तो काम चलाऊ उपकरणों से वो अपना शोध कार्य करते रहते थे। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। एक वर्णीय प्रकाश की किरण जब किसी तरल या ठोस रवे से होकर गुजरती है, तो वो गुजरने के बाद जिस वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसको उस एक वर्णीय प्रकाश की किरण को फोटोन कहते हैं। जो टकराने के बाद जो ऊर्जा, जितनी अधिक ऊर्जा को पाता या खोता है, उसका वैसे ही रंग में बदलाव होता है। तो ये रामन के द्वारा खोज किया गया था, इसलिए पड़ने वाले प्रभाव को रामन प्रभाव कहा गया। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में अणु और परमाणुओं की जानकारी मिल गई। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है। अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी जांच कार्य किया जाता है। इस खोज से कई पदार्थों के कृत्रिम संश्लेषण का भी संभव हो पाया। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकटरमन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। देखिएगा उत्तर कि देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने के लिए रामन ने कई काम किए। बेंगलोर में एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण सम्मिलित हैं। उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जिसको जाना जाता है, और भौतिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका भी निकाली। साथ ही अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध पत्र भी लिखे। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने करंट साइंस नामक पत्रिका का भी संपादन किया। ये सारे कार्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहे। सर चंद्रशेखर
चंद्रशेखर वेंकटरमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। चंद्रशेखर वेंकटरमन जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन, अपने चारों ओर प्रकृति में होने वाली घटनाओं को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक घटना में वैज्ञानिक रहस्य छुपा होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन ने निकाला था, रावण ने भी नीले रंग का रहस्य निकाला, समुद्र के रंग का नीला क्यों होता है। वैसे उन्होंने कहा कि हमारे होने वाली घटनाएं सब वैज्ञानिक से जुड़ी होती हैं और उनका रिसर्च शोध करते रहना चाहिए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कैसे? जब उन्हें प्रस्ताव आया कलकत्ता विश्वविद्यालय में नौकरी करने का, तो उन्हें ये सुख सुविधाएं छोड़ने के लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में पद ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें सरस्वती जी से की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक थी। मतलब जिस कार्य को वो करना चाहते थे, जिसका उन्हें ज्ञान था, उन्होंने उसको अधिक महत्व दिया। हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। तो यहाँ रामन जी हम सभी से कहना चाहते हैं कि प्रकृति के चारों ओर ऐसी कई वस्तुएं हैं जो तलाश में है कि कोई तो मुझे आकर पहचाने, कोई तो मुझे आकर खोजे। तो ऐसी कई वस्तुएं हमारे आसपास हैं जो वैज्ञानिक खोज को जिससे मूर्त रूप मिलता है। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण है। मतलब जब उन्होंने बहुत कम सामग्री में भी शोध कार्य किया, जब वह दिन भर के थकने के बाद भी बहु बाजार में स्थित प्रयोगशाला में, बहुत कम सामग्री वाली प्रयोगशाला में जाकर भी काम चलाऊ उपकरणों से शोध कार्य करते थे, तो यहाँ सिद्ध होता है कि वो बहुत बड़े हठ योगी थे जो अपने शौक और अपने ज्ञान से को पीछे नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है और आप देख रहे हैं कि लगातार कोर्स भी स्पर्श को मैं 1 शॉट में ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार में बने रहते हैं कि 1 शॉट आ जाए, हम एक बार में पढ़ लें। तो आपका इंतजार धीरे धीरे समाप्ति हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूशन में हमारे लगभग चैप्टर समाप्ति पर जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया कि वैज्ञानिक चेतना वाला, ठीक है, वेंकटरमन जी का। और आगे हम ये चंद्रशेखर वेंकटरमन जी, जी हाँ। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फिर अगले चैप्टर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।